Hello students, today we will see about the tissue engineering. अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम कैसे एनिमल सेल की को कल्चर कर और उसके बेस पे हम एक सेल से ज़्यादा सेल बना सकते हैं और उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि क्या उन सेल से हम टिश्यू का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैन वी इंजीनियर टिश्यू इन विट्रो। तो इंट्रोडक्शन टिश्यू इंजीनियरिंग इज़ द यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, engineering and material methods in suitable biochemical and physico-chemical factors to improve or replace biological functions. The term has also been applied to efforts to perform specific biochemical functions using cells within an artificially created support system. And a commonly applied definition of tissue engineering as stated by Langer and McCarthy is an interdisciplinary field that applies the principles of engineering and life sciences towards the development of biological substitutes that restore, maintain और improve. तो अगर इन सब की हम एक समरी देखें तो इसका मतलब टिश्यू इंजीनियरिंग वो चीज़ होती है कि जिन सेल्स को हम कल्चर करके क्या हम उसके कॉम्बिनेशन से जो एक बॉडी में हमारे इनबिल्ट टिश्यू होता है, क्या हम कुछ इंजीनियरिंग करके कुछ आउटसाइड मटेरियल्स उसमें इंक्लूड करके हम उसको एक कंप्लीट टिश्यू में बना सकते हैं जो फंक्शनल भी हो, जैसे आर्टिफिशियल पैंक्रियास या फिर आर्टिफिशियल लीवर। तो इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। साइंटिस्ट ने काफ़ी तरक्की की है फ्रॉम डे टू डे। सो वी हैव आर्टिफिशियल लीवर, पैंक्रियाज, कार्टिलेज, हार्ट को भी आर्टिफिशियल तरीके से इंजीनियर किया जा चुका है। टिश्यू इंजीनियर्ड वेसल्स, एयरवेज, आर्टिफिशियल स्किन, आर्टिफिशियल बोन मैरो, bone and oral mucosa by tissue engineer. You can see artificial ear, artificial bladder and trachea. So generally steps which are followed in this tissue engineering: first we isolate the cells in a culture system, then different biomaterials are used for constructing scaffolds, then third step different techniques are used for scaffold fabrication, यानी उसको refine करना, साफ सफाई करना, and last and for in vitro tissue engineering tissue culture is done either on petri dish or bioreactors. तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। फर्स्ट वी स्टार्ट विद अ बिल्डिंग मटेरियल जिस पे हमें वो टिश्यू बिल्ड करना है, जैसे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स या कोई बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। फिर कैसी शेप में हमें चाहिए और क्या वो लिविंग सेल्स के साथ रहेगा, ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए, और जब सेल्स मल्टीप्लाई करेंगी और स्कैफोल्ड बनाएंगी और फिल करेंगी तो वो एक 3D टिश्यू में डेवलप होगा। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्पेस भी चाहिए। फिर बॉडी में इम्प्लांटेशन उसकी होती है। फिर उसके अंदर सेल्स जो हैं वो टिश्यू फंक्शंस को रिक्रिएट करते हैं, अडेप्ट करते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स उसमें अटैच करती हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद जो स्कैफोल्ड हमने डेवलप किया था वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाता है और जो न्यूली ग्रोन टिश्यू है वो इवेंचुअली सराउंडिंग अपने एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि हम उन सेल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो जो भी फ्लूइडिक टिश्यूज़ होता है सच एज ब्लड, तो उसमें से हम सेल्स से एक बल्क मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यूजली बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। और जो सॉलिड टिश्यूज़ होते हैं उससे थोड़ा एक्सट्रैक्शन डिफ़िकल्ट होता है, तो यूजली टिश्यू को ग्राइंड करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है और फिर किसी एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन या कोलेजिनेज से उसे डाइजेस्ट करवाते हैं ताकि उसकी मैट्रिक्स रिमूव हो जाए। उसके बाद सेल्स फ्री फ्लोटिंग होती हैं और उसके बाद हम उनको सेंट्रीफ्यूगेशन से निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस है, आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फिगर में। तो tissue engineering utilizes living cells as engineering materials. Example include living fibroblast in skin replacement or repair, cartilage repaired with living chondrocytes. It means जब भी हम टिश्यू को इंजीनियरिंग करेंगे तो स्टार्टिंग मटेरियल हमें लिविंग सेल से चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग या कोई आर्टिफिशियल सेल से हम वो टिश्यू जनरेट कर सकते हैं। टिश्यू जनरेशन के लिए हमें लिविंग सेल्स ही चाहिए जो एक पर्टिकुलर बॉडी से होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि सेल्स के टाइप कौन से होता है और कौन सी टाइप की सेल्स हमारे टिश्यू के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो जनरली हमारे पास होती हैं ऑटोलोगस सेल्स जो सेम इंडिविजुअल की सेल्स होती हैं जिसके अंदर वो टिश्यू हमें इम्प्लांट करना है। एलोजेनिक सेल्स वो डोनर की बॉडी में से आती हैं सेम स्पीशीज़ की। वेल देयर आर सम एथिकल कंस्ट्रेंट। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डर्मल फाइब्रोब्लास्ट फॉर एग्जांपल फ्रॉम ह्यूमन फोर स्किन हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड
मतलब ये वो पर्टिकुलर सेल्स होती हैं जो उसी स्पीशीज़ के किसी दूसरे इंडिविजुअल से ली जाती हैं। देन जीनोजेनिक सेल्स होती हैं जो उन इंडिविजुअल से आइसोलेट किए जाते हैं जो अनदर स्पीशीज से होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें ह्यूमन स्किन को इम्प्लांट करना है तो हमने ले लिया किसी और एनिमल का स्किन और इसको इंजीनियर करके हमने ह्यूमन में इम्प्लांट कर दिया। आइसोजेनिक सेल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, जिसे हम क्लोन कहते हैं, सच एज ट्विंस, क्लोन्स और हाईली रिसर्च एनिमल मॉडल्स। उससे भी हम सेल्स को ले सकते हैं जो हमने सपोज फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी में ग्रो की है, प्राइमरी सेल्स या फिर सेकेंडरी सेल्स। एंड लास्टली स्टेम सेल्स जो हमारी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं with the ability to divide in culture and give rise to different forms of specialized cells. So according to their source, stem cells ये हम पहले पढ़ चुके हैं, they are divided into multipotent, pluripotent and totipotent. अब बात आती है कि ये स्कैफोल्ड्स क्या होता है, क्योंकि सेल से टिश्यू बनाने के लिए हमें पहले स्कैफोल्ड्स बनाने पड़ते हैं। तो सेल्स आर ऑफन इम्प्लांटेड और सीडेड इनटू एन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 3D tissue formation. These are called scaffolds. Scaffolds usually serve at least one of the following purpose. सेल की अटैचमेंट और माइग्रेशन में हेल्प करता है, सेल की डिलीवरी और रिटेनमेंट में ताकि उसके बायोकेमिकल फैक्टर्स से अटैच रहें, डिसइंटीग्रेट ना हो। जो सेल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटल न्यूट्रिएंट्स, उनको डिफ्यूज़न करवाने में हेल्प करता है। और सर्टेन मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द सेल फेस। टू अचीव दिस गोल, टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन स्कैफोल्ड्स मस्ट मीट सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। कैसे होने चाहिए? हाई पोरोसिटी होनी चाहिए, यानी काफ़ी पोरस होने चाहिए, एडिक्वेट पोर साइज होना चाहिए जिससे उनमें सेल का डिफ्यूज़न आराम से हो सके, बायोडिग्रेडेबिलिटी, क्योंकि जब हम टिश्यू को इम्प्लांट करेंगे तो वो डिग्रेडेबल हो जाना चाहिए। मटेरियल्स जो हो स्कैफोल्ड्स में यूज़ आते हैं जनरली नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। ठीक, एग्जांपल्स उसके हैं जैसे कुछ कोलेजन्स हैं और कुछ पॉलीमर्स, पॉलीस्टर्स हैं, और कुछ नए बायोमटेरियल्स भी आजकल इसमें यूज़ होने लगे हैं और उनमें डिफरेंट कस्टमाइज़ किया गया उनकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ को। जैसे इंजेक्टेबल होते हैं, सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, बायोकम्पैटिबल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, रिजॉर्प्शन रेट उनमें काफ़ी हाई होता है। और सबसे कॉमनली यूज सिंथेटिक मटेरियल पॉलीलैक्टिक एसिड जो स्कैफोल्ड बनाने में काफ़ी यूज़ आता है। दिस इज अ पॉलीस्टर दिस डिग्रेड्स विद इन द ह्यूमन बॉडी टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। सो स्कैफोल्ड्स हम नेचुरल मटेरियल से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो जनरली एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो सेल को कवर करती है उसके डेरिवेटिव होते हैं, सच एज कोलेजन और फाइब्रिन जो प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड मटेरियल्स होते हैं लाइक चिटीन और ग्लाइकोसामिन ग्लाइकेन्स। तो दे हैव ऑल प्रूव्ड सुटेबल इन टर्म्स ऑफ सेल कंपैटिबिलिटी, क्योंकि ये सेल को आउटलाइन करते हैं। तो अगर इनसे स्कैफोल्ड हम बनाएं तो जनरली वो काफ़ी यूज़फुल होता है। एंड सम फंक्शनलाइज्ड ग्रुप ऑफ स्कैफोल्ड्स में बी यूज़फुल इन द डिलीवरी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल टू स्पेसिफिक टिश्यूज़। तो इन स्कैफोल्ड्स को बनाने के लिए जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो जनरली सेल्फ असेंबली नैनोफाइबर की हेल्प से, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज़, SCPL टेक्नोलॉजी, गैस फॉर्मिंग होता है, फ्रीज ड्राइंग होता है, थर्मल इंड्यूस फेस सेपरेशन, इलेक्ट्रोस्पिनिंग, कैड-कैम टेक्नोलॉजीज़ और लेज़र असिस्टेड बायो प्रिंटिंग। सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम स्कैफोल्ड्स बना सकते हैं जिसके ऊपर हम टिश्यू को ग्रो करवा सकते हैं। तो नैनो फाइबर असेंबली में जनरली हमारे पास छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको हम नैनो फाइबर्स कहते हैं, फाइबरस मटेरियल्स की, और उससे हम बेसिकली एक जैसे जैसे हमारा जो टिश्यू है वो जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे ये असेंबली भी ग्रो करने लगती है। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज़, जैसे हमारे पास कुछ सेलुलर कार्बन मैट्रिसेस होती हैं जिसे जो आप हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते में जिस तरह के फाइबर से देखते हैं। सॉल्वेंट कास्टिंग की हेल्प से, मतलब हम सॉल्वेंट को लेते हैं, उसका मोल्ड बनाते हैं और जो भी पोरोजेनस मटेरियल होता है फिर इवेपोरेट करवाते हैं सॉल्वेंट को और फिर हमसे उससे एक पोरस स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
उसके बाद कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग्स भी होती हैं, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट मैटिक पॉलीमर्स का 3D प्रिंटिंग करके और हम डिफरेंट टाइप के स्कैफोल्ड्स बना सकते हैं। फ्रीज ड्राइंग की हेल्प से हम स्कैफोल्ड बना सकते हैं। इसमें हम कोई भी जिलेटिन या सिलिका के हाइब्रिड्स लेते हैं, उन्हें मिक्स करते हैं और उसके बाद उन्हें फ्रीज ड्राई करते हैं और इसके बाद एक हमारे पास एक मोल्ड बन जाता है। तो ये खांचा, स्कैफोल्ड को हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक खांचा है, तो जिसके अंदर आप कुछ भी डालो तो वो शेप ले लेगा उस तरह की। और उसके बाद हम टिप्स की हेल्प से भी स्कैफोल्ड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो सॉल्यूशन को हम लेते हैं, इंसुलेट करते हैं और इंसुलेट करने के बाद वो धीरे धीरे पूरा सब्सटेंस और उसके अंदर एक कोट लाइक प्रोसेस की हेल्प से एक इंसुलेटर टाइप का एक कवरिंग बन जाता है। इलेक्ट्रोस्पिनिंग की हेल्प से कि हम डिफरेंट पॉलीमर हमने लिया, साथ में कोई हमने ड्रग या कोई नैनो पार्टिकल लिया और उसको हमने सिरिंज की हेल्प से स्पन किया, ताकि वो नैनो फाइबर, नैनो पार्टिकल जो है वो उस पूरे पॉलीमर में जो है वो जगह जगह पे ये देख रहे हैं कि एज अ ड्रग रिजर्वायर की तरह काम करता है। तो दिस ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्कैफोल्ड। उसके बाद हमारे पास बायो प्रिंटिंग होती है, जिसमें हम कंप्यूटर की हेल्प से मॉडल बना सकते हैं और एज अ 3D प्रिंटर हम उनको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सब होने के बाद तो प्रोसेस हमने पहले देख लिया था, सेल कल्चर हमें पता है, सेल कल्चर हमने निकाली, हमारे पास स्कैफोल्ड और हमने उस स्कैफोल्ड में उन सेल्स को पुट किया और वो हम जनरली पेट्री डिशेस या बायोरिएक्टर में जो हमारी कल्चर मैथडोलॉजी है हम उसमें ये सब करते हैं। तो इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस है, वाइड एप्लीकेशंस हैं। तो जनरली दे रिपेयर और रिप्लेस स्ट्रक्चरल टिश्यूज जैसे बोन, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। एंड a close related and older field is called cell transplantation. So this field is concerned with the transplantation of cells that perform a specific biochemical function. Example, an artificial pancreas or an artificial liver. This technique solves problem by using living cells as engineering materials. And these could be artificial skin that include living fibroblasts, cartilage repaired with living chondrocytes or other type of cells used in the base. टिश्यू इंजीनियर्ड हार्ट वॉल्व्स जो होती हैं, दे ऑफर अ प्रोमिसिव ऑल्टरनेटिव फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ डिजीज्ड हार्ट वॉल्व्स जो बाईपास सर्जरी में, तो हमें अवॉइडिंग द लिमिटेशन फेस्ड विद करंटली अवेलेबल बायोप्रोस्थेटिक एंड मैकेनिकल हार्ट वॉल्व्स. सो यू कैन सी हियर इट इज टिश्यू इंजीनियर्ड हार्ट वॉल्व. स्किन is a significant advance in the field of wound healing, was developed due to limitations associated with the use of autografts. So कुछ pros as in the technique. So this helps a person conquer a disease. Person will go through fewer surgeries, no chance of rejection, जो हम transplantation के केस में ज़्यादा फेस करते हैं. And people would not have to wait for an organ donor. People would not have to donate their organs after they die. And this all technology could lead to even greater technologies in the future, and it is a permanent solution. इसी तरह कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है एक सुटेबल स्कैफोल्ड बनाने में, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ऑर्गन एंड टिश्यू. एथिकल इश्यूज होते हैं काफ़ी, एंड सेल्स हैव टू स्टे अलाइव इनसाइड द बॉडी एंड कंटिन्यू टू फंक्शन, विच इज़ डिफ़िकल्ट for researchers to discover for complex organs. So in summary, टिश्यू इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बट हाँ थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसके जितने हम प्रोज देख सकते हैं, इफ़ वी आर एबल टू सक्सेसफुली इंजीनियर गुड टिश्यू एंड गुड स्कैफोल्ड कैन बी मेड, तो ये ट्रांसप्लांटेशन का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है. थैंक यू.